बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जियो न्यूज़ के इस्लामाबाद स्टूडियो से आप देख रहे हैं कैपिटल टॉक और मैं हूं मुनीब फारूक। मामला कितना ही हसास क्यों ना हो, सिचुएशन कितनी सेंसिटिव क्यों ना हो, पाकिस्तानी सियासत के अंदर डल मोमेंट तो आता नहीं है। लेकिन ताज्जुब की बात यह है, जहां मामला इतने हसास हो वहां पर जिन्नों भूतों की बातें होंगी, वहां पर किसी को सियासी चुड़ैल डिक्लेयर किया जाएगा। यानी किसी को यह एहसास ही नहीं कि कोई मामला किस नौइयत का है और उस पर थोड़ा सा जो पॉलिटिक्स का थ्रेशोल्ड है उसको कम कर दिया जाए। और अगर क्रिटिसिज्म करना भी है, तनकीद करनी भी है, तो उसको एक खास दायरे के अंदर रहकर किया जाए। एग्जीक्यूटिव डिसीजन मेकिंग के ऊपर सवाल उठाया जाए कि ये तरीका दुरुस्त है, ये तरीका दुरुस्त नहीं है, हक किसका है, किसका प्रिविलेज है कि वो तैनाती करे, किसका प्रिविलेज है कि वो तैनाती ना करे। इस मामले में अगर किसी ने क्रिटिसिज्म करना भी है तो एक दायरा कार के अंदर रहकर करना चाहिए, लेकिन ऐसा होता हुआ नजर नहीं आ रहा। अब जो कल एक थोड़ा सा मामला था उसमें एक बेहतरी की सूरत हाल ये सामने आ गई कि अब तक जो ज़राए बता रहे हैं कि जो समरी है नए डीजी आईएसआई की तकर्री के हवाले से वो पहुंच चुकी है वज़ीर आज़म ऑफिस में, और अब एक बाकायदा तौर पर नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा। और वो नोटिफिकेशन आज भी जारी हो सकता है, शायद 2 दिन बाद जारी हो, उसके हवाले से कोई कंफर्म बात नहीं है। लेकिन जितनी सियासत इस मामले के ऊपर अपोजिशन और हुकूमत के दरमियान की गई है वो अपनी जगह मौजूद है। लेकिन एक बात जिसकी जिम्मेदार हुकूमत है, और वो क्या है कि जब हुकूमत के अपने रैंक्स के अंदर से ऐसी गुफ्तगू सामने आएगी जहां वफाकी वज़ीर इत्तलात एक मौक़िफ़ अपनाएंगे और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चीफ विप यानी आमिर डोगर साहब, जिनको हमने प्रोग्राम में दावत देने की भी कोशिश की, वो नहीं तशरीफ़ लाए, उनसे मंसूब जो बयान है वो एक टेलीविज़न प्रोग्राम के अंदर वो बयान देते हैं और बड़ा कैटेगोरिकली देते हैं कि वज़ीर आज़म ने काबीना की मीटिंग के अंदर क्या इरशादात किए। तो इस हवाले से फिर सवाल तो उठते हैं, लेकिन ये मामला हल हो चुका है, ये बहरान अब मौजूद नहीं है। और PMLN की तनकीद के क्या वज़ीर आज़म पाकिस्तान जनाब इमरान खान भी उसी सिविलियन सुप्रीमेसी और उसी जिद्दोजहद की बात कर रहे हैं जिसकी बात PMLN कर रही है, इस पर भी बात हो जाएगी। मैं अपने मेहमानों का तारुफ करवा देता हूँ। उस्मान डार साहब हमारे साथ मौजूद हैं, रहनुमा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। बहुत शुक्रिया उस्मान डार साहब। आज मैं आपका तारुफ वो कामयाब जवान प्रोग्राम वाला नहीं करवा रहा, आपके ऊपर आज दोहरी चोरी जिम्मेदारी है, तो आपसे हम पूछेंगे। और जनाब सेनेटर मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर साहब हमारे साथ मौजूद है, मरकजी रहनुमा है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के। वैसे ही बड़े रिलैक्स रहते हैं, आजकल तो बहुत ही ज़्यादा रिलैक्सड हैं, कम अज़ कम आज तो बहुत ही ज़्यादा रिलैक्सड हैं। बहुत शुक्रिया खोखर साहब आपका। स्टूडियोज़ में हमारे साथ मुल्क के मुमताज़ साफ़ी जनाब इरशाद भट्टी साहब मौजूद हैं। अगर इन्होंने माइक मुझसे छीनने की कोशिश की तो उसका भी इनके साथ हम कुछ करेंगे। भट्टी साहब आपको भी शुक्रिया। और जनाब मोहम्मद ज़ुबैर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, फॉर्मर गवर्नर हैं सिंध के। तर्जुमान मरियम नवाज शरीफ साहिबा और मियाँ नवाज शरीफ हमारे साथ मौजूद हैं। ज़ुबैर साहब आपका बहुत शुक्रिया। सबसे पहले डार साहब मुझे ये बताएं, ये तनकीद मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने की है वो मैं पूछ लेता हूँ ज़ुबैर साहब से कि उस पर नहीं आना चाहिए। अब थोड़ा सा आपको इदराक है इस बात का कि कुछ मामलात बड़े अच्छे तरीके से हैंडल हो सकते हैं, हुकूमत उनमें अगर मैं बहुत ही मोहतात लफ्ज़ इस्तेमाल करूँ कि थोड़ा मिस हैंडल कर जाती है उनको। आपकी मुराद नोटिफिकेशन के जी मतलब ये सारे मामले में देखिए, एक तो मैं समझता हूँ कि अगर मैं जनरल बाजवा साहब की बात करूँ तो वो भी एक अदारे के चीफ हैं और उनका भी एक नुक्ता था, और उस नुक्ते की नज़र में जो भी एक चीज़ सामने आती है। दूसरी तरफ प्राइम मिनिस्टर हैं, वो भी चीफ एग्जीक्यूटिव हैं, उनका भी एक नुक्ता था। और मैं समझता हूँ जब एक मुलाकात हुई और उसमें दोनों एक दरमियानी रास्ते पे मुत्फिक होते हैं, और जैसे आपने ख़ुद फरमाया कि नोटिफिकेशन की तरफ बात जा रही है, तो इसमें मैं नहीं समझता कोई ज़्यादा डिबेट की ज़रूरत है। और जितना ये हसास मामला था, कल मैंने खुद बहुत सारे टॉक शोज़ देखे भी हैं, मैं समझता हूँ इस टॉपिक पर जो खित्ते में भी सिचुएशन चल रही है, हमें इतना खींचने की ज़रूरत नहीं थी। और ख़ास तौर पे जिस तरह का प्रोपेगेंडा अपोजिशन ने किया और जो एक था, और आज तो मैं देख रहा था कभी ऐसे देखा आपने, वो ऐसे कहते हैं ना, वो आप इंट्रोस्पेक्शन करते हैं ना कि यार हमारी तरफ से कोई बयानात ऐसे नहीं आने चाहिए जो कि गैर मुहतात हों। अब आमिर डोगर साहब बड़ी इलेक्टेड MNA हैं, बड़े समझदार आदमी हैं, वो काबीना को कोट करते हुए, वज़ीर आज़म को कोट करते हुए एक बयान देते हैं एक टेलीविज़न टॉक शो के अंदर। वज़ीर इत्तलात आके कहते हैं कि जी पता नहीं उन्होंने कहाँ से ईजाद कर लिया। ये बहुत बुरा डिस्प्ले है ऑन पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट। देखिए है, ये माजी में भी बहुत, अब अगर PMLN की बात करें तो छड़ दो ना, तो है ही पड़ेगे। तो मैं खुद समझता हूँ, जैसे मैंने आपको कहा है कि हिसास जो टॉपिक्स हैं उसके ऊपर अल्फाज का चुनाव, आप देखिए पॉलिटिकल डिबेट में आप कोई भी बात कर सकते हैं, किसी फ्लो में भी बात कर सकते हैं, लेकिन कोई ऐसी सिचुएशन जिसमें आपको बड़ा सोच के स्टेटमेंट देने की जरूरत है कि अगर मैं यहाँ बैठा हूँ, मैं कोई ऐसी बात कर देता हूँ, तो ऑफ कोर्स आज आप मुझे कह रहे हैं जी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का रहनुमा यहाँ बैठा है, तो वो कोर्ट
अनकोट कर दी जाएगी। लेकिन अगर आप दोनों की बात करते हैं तो मेरे नज़दीक इंफॉर्मेशन मिनिस्टर जो कि तर्जमान है पूरी हुकूमत का, उनकी बात को आप ज्यादा वेटेज दे सकते हैं। तो आप ये कहते हैं कि कैबिनेट के अंदर आपके बहुत से कोलीग्स भी हैं, तो वज़ीर-ए-आज़म ने वो बातें नहीं की जो आमिर डोगर साहब ने की। लेकिन देखिए बाज़ दफ़ा ऐसा है कि आप किस कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हैं, कहने वाला किस अंदाज से वो बात कर रहा है, तो वो बात की डिलीवरी में भी फर्क आ सकता है। कॉन्टेक्स्ट एक कोई सी, चलो ठीक है आप उसको स्पिन दे दें, आप यू कैन। लेकिन देखिए अब आप मेरी बात ना माने यार, अगर मैं ठीक बात कर मेरा काम ये है ना कि मैं आपसे मजीद सवाल करूं, मेरा काम ये है। तो आप क्या चाह रहे हैं, मैं डोगर पार्ट 2 चला दूं? वो आपकी अपनी मर्जी है, मैं आपको कुछ नहीं कहूंगा, वो आपकी अपनी मर्जी है। लेकिन बेहतरी की तरफ है। देखिए मैं समझता हूँ कि ख़ास तौर पे मैं अपनी अजीम पाक फ़ौज के हवाले से बात करना चाहूँगा। ये हमारे मुल्क के दुश्मन ज़रूर ख्वाहिश रख सकते हैं कि ये जो सारी सिचुएशन है ये गलत तरफ जाए और एक सिचुएशन ख़राब हो। और जैसे मैंने आपको कहा कि इस वक्त जो खित्ते की सिचुएशन है, मैं समझता हूँ कि अगले आप देखेंगे 1-2 रोज़ में वैसे भी 25 रोज़ तक 25 तारीख तक तो वैसे भी चार्ज वाला मामला, तो इसमें मैं नहीं समझता कि कोई ज़्यादा कोई इशू नहीं होना चाहिए। बिल्कुल नहीं होना। जुबैर साहब, मैं अपने मेहमानों से इजाज़त लेते हुए मैं ज़रा आपसे पूछ लूँ, जुबैर साहब ये बड़ा सेंसिटिव मामला है और मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने अगर मैं उसे क्या कहूँ कि बिलो द बेल्ट जाकर कुछ बातें की हैं, या उन्होंने वो बातें की है जो शायद नहीं करनी चाहिए थी, कि जी जिन्नों के और पता नहीं दम दरूद और पता नहीं कि जान फूक से चल रहा है मुल्क और फैसले ऐसे हो रहे हैं, ये बातें नहीं होनी चाहिए। दीज आर वेरी सेंसिटिव मैटर्स। क्या ख्याल है आपका? तो सेंसिटिव मैटर्स सबसे पहले तो प्राइम मिनिस्टर को समझना चाहिए ना कि ये सेंसिटिविटी कैसे को हैंडल कैसे किया जाता है। इस इशू में एक तो मैं वजाहत कर दूं कि प्राइम मिनिस्टर का राइट है, बिल्कुल हम कहते हैं, लेकिन इस इशू पर जो मिलिट्री के साथ इन्होंने जानबूझ के करने की कोशिश की है, तस्दीक करने की कोशिश की है कि इतने एम्बैरेसिंग सिचुएशन में ला के खड़ा कर दिया कि एक ISPR की तरफ से नोटिफिकेशन चला जाता है और हम एक हफ्ते पहले की बात कर रहे हैं, कल की बात नहीं कर रहे। तो वो एक तो समझ से बाहर है कि ये कभी हो ही नहीं सकता कि मिलिट्री ने ये डिस्कस ना किया हो, आर्मी चीफ ने या डिस्कस ना किया हो, और पूरा पाकिस्तान डिस्कस कर रहा था, तो प्राइम मिनिस्टर को नहीं पता था कि क्या बातें हो रही हैं। तो उनके लिए अगर ये उस्मान डार साहब अभी एक्सप्लेन कर दें, फवाद चौधरी साहब से ये सवाल पूछा गया है कि जब नोटिफिकेशन आया तो फिर व्हाट हैपेंड, प्राइम मिनिस्टर के ऊपर दबाव कहाँ से आया? हमें तो पता ही नहीं है कि दबाव, कोई काबीना का वजीर ये नहीं कह रहा कि हमने दबाव डाला था, कोई और क्लेम नहीं कर रहा। बाइडन तो वैसे भी फ़ोन नहीं करते, ना अमेरिका की तरफ से प्रेशर था, ना किसी और की तरफ से प्रेशर था कि ये एक्सेप्ट नहीं करना आपने, तो फिर किसकी तरफ से प्रेशर था? फिर वो स्टोरीज भी आती हैं। तो इस वजह से ये बहुत सेंसिटिव मामला है। प्राइम मिनिस्टर ऑफिस मस्ट एक्सप्लेन कि क्या प्राइम मिनिस्टर को पहले पता था या नहीं पता था, और अगर पता था तो फिर उन्होंने पहले राज़ी क्यों कर लिया था, पहले एक्सेप्ट क्यों कर लिया था, और फिर उसके बाद उनका चेंज ऑफ हार्ट क्यों हुआ। और तो एक बड़ा फंडामेंटल चीज़ है। और दूसरी बात यह है कि ये कोई पहली दफ़ा हुआ नहीं। आर्मी चीफ के एक्सटेंशन पर क्या किया था? उस वक्त एम्बैरेस किया था आर्मी को या नहीं किया था? उस वक्त आर्मी चीफ को मतलब एक नोटिफिकेशन जो PIA के CFO के लिए आप ये कह सकते हैं ना कि ये इनकॉम्पिटेंस है इनकी, ये मरियम साहब कह सकती हैं, आप भी कह सकते हैं कि इनकॉम्पिटेंस है, इनको समझ नहीं आती सेंसिटिव मैटर्स को हैंडल कैसे करना है, बट आप तो कोई और इल्जाम लगा रहे हैं। भाई इनकॉम्पिटेंस तो एक चीज होती है, इनकॉम्पिटेंस एक चीज होती है। अभी मुनीब, मैं और आप एक बात कर लें, एग्री कर लें, उसके बाद मैं उसके हिसाब से आपको दावतनामा भेजूं, तो आप उसके बाद उसको लेके बैठ जाएं, तो इंसान पूछेगा ना कि क्या हुआ भाई, व्हाट हैपेंड। जब एक बात हो गई, क्लैरिफाई हो गया, नाम पर एग्री कर लिया, टाइमिंग पर एग्री कर लिया, जब सब हो गया है तो फिर क्या रुकावट थी आप बता दें। मरियम नवाज ने जो कहा है, तो अगर वो सही नहीं है तो ये बता देना कि क्या हुआ था। जब तक ये नहीं आएगा तो ऐसी बातें होंगी। और पिछली अपॉइंटमेंट्स पर भी क्या हुआ था, मतलब एक होता है मिसमैनेजमेंट, एक होती है इनकॉम्पिटेंस, एक होती है जानबूझ के ऐसे लगना कि तस्दीक की जा रही है। बट जुबैर साहब एक बात है, मेरी यार सुन लें सर, आप ये कह रहे हैं कि ठीक है इन्होंने मिस हैंडल किया, आपने पहले भी जिक्र किया, वो जब आर्मी चीफ जनरल बाजवा साहब के हवाले से मामला था तब भी इन्होंने, आपने कहा कि इन्होंने गलत किया, मिस हैंडलिंग की, इदारे को एक गलत जगह पोजीशन में ये ले गए, ये आप एलेज कर रहे हैं। अभी जो मामला हुआ उस पर भी आप कह रहे हैं, और आप कह रहे हैं कि इन्होंने जब एग्री कर लिया सर, और इन्होंने फिर शायद आपका एलिगेशन ये है कि बैक ट्रैक कर रहे हैं, लेकिन किस प्रोवोकेशन पे? जो बातें आप लोग कर रहे हैं, मेरा कहने का मकसद ये नहीं होनी चाहिए कि आप किसी को ऐसे इल्जामात लगाएं कि जी जिन भूत है और फलान हो रहा है और ये हो रहा है। दिस शुड नॉट। अगर हम गलत इल्जाम लगा रहे हैं
मुनीब, अगर हम गलत इल्ज़ाम लगा रहे हैं तो ये बता दें फिर क्या हुआ था, ये बता दें ना कि क्या हुआ था। अगर हम गलत लगा रहे हैं, अगर मरियम नवाज ने गलत इल्जाम लगाया तो ये क्लैरिफाई करते हैं कि क्या हुआ था। तो ये तो कह रहे हैं एग्री करने के बाद जिसकी वजह से थोड़ा सा मामला डिले हुआ है, दैट्स इट। कौन सा प्रोसीजर लैब्स था, क्या था, क्या मुझे तो नहीं समझ आ रहा। उसको तो 1 घंटे में सॉल्व हो जाना चाहिए था। कौन सा प्रोसीजर? एक तो इनके डिफेंस मिनिस्टर जो प्रोसीजर का हिस्सा है वो कहीं वो तो कहीं होते ही नहीं है। ठीक है, अगर डिफेंस मिनिस्टर का काम है ना ये प्रोसीजर को इंश्योर करना, या हमारा काम है या किसी एंकर का काम है, जब पता ही नहीं सिस्टम चलता कैसे है, जब आपने एक शख्स को डिफेंस मिनिस्टर बिठा दिया है उसको ये भी नहीं पता कि जीएचक्यू का रास्ता किस तरफ से जाता है, तो फिर तो ऐसे मसाइल होंगे ना। अच्छा नहीं, वो वैसे बात आपकी ठीक है, बट मोस्टली हमारे मुल्क में जागृताई हुई है, ठीक है, वैसे फौज की जागृताई हुई जो है ना वो, एंड वी हैव टू प्रोटेस्ट। ठीक है, बिल्कुल ठीक है, वो इतने एक्टिव नहीं होते, बट खोक साहब जो बात चले ये हुकूमत और इतने क्या मतलब जितने होना चाहिए उतने तो होना चाहिए। चले ठीक है, मैं आप ठीक कह रहे हैं, वो अब डिफेंस मिनिस्टर का वो खुद ही बयान जवाब दे सकते हैं, पर खोकर साहब बात ये है, ठीक है वो इस्तेकाक वाली बात भी ठीक है, और कल फवाद चौधरी साहब ने जब पहली जो प्रेस टॉक थी आफ्टर दी कैबिनेट मीटिंग उसमें उन्होंने कहा भी कि इदारे और मुल्क में एक बड़ा ज़बरदस्त कोऑर्डिनेट रिलेशनशिप है, और वो ये इस बात को समझते हैं कि इस्तेकाक वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान के। हम उससे ज़रा आगे चल के बात करते हैं। ये जो इल्ज़ामात लग रहे हैं और इस तरह की चीज़ें जब सियासत में आ जाएंगी, और फिर जारी बात है किसी को सियासी चुड़ैल कहा जाएगा, मरियम बीबी को की तरफ इशारा था उनका, ये सेंसिटिव मामलात के ऊपर ये लैंग्वेज और फिर ये डिमेनर, ये तो नहीं होना चाहिए, कतई नहीं होना चाहिए। अनफॉर्चुनेटली हमारी सियासत इस मुकाम पर पहुंच गई है कि जहां पर एक दूसरे के ऊपर इल्ज़ामात लगाने में और तरह तरह के इल्ज़ामात लगाने में हम कोई आर महसूस नहीं करते। मेरी नज़र में मैं इसके ऊपर बहुत ज़्यादा तो कुछ नहीं कहना चाहूँगा, सिर्फ इतना ही कहूँगा कि एक ख़ातून है, उनकी प्राइवेसी को रिस्पेक्ट करना चाहिए, वो पब्लिक आई में नहीं आती, लेकिन साथ ही साथ फिर हमारे जो दोस्त हैं इनकी क़यादत की जानिब से बहुत दफ़ा ऐसी गुफ्तगू की गई सियासी ओपोनेंट्स के बारे में कि जो फिर मौका एक जवाज़ पैदा कर देती है काउंटर अटैक का। तो वो अगर तफसील आप निकालें तो वो भी आपको इमरान खान साहब की तारीख नहीं है। लेकिन इसमें ये जो सारी जो खबरें चलती रहती हैं इसमें मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा कसूर पीटीआई के हमारे जो दोस्त हैं उसमें मौजूद हैं। अब हमारा तो कोई एक्सेस है ही नहीं, हम तो जो इस तरह की गुफ्तगू सुनते हैं, सच्ची बात है वो तो हम पीटीआई के लोगों से सुनते हैं, जिसे लंगर गप कहते हैं, जिसे लंगर गप कहते हैं। तो थोड़ा सा इन्हें भी अपनी डार साहब नहीं लेकिन इनकी पार्टी के जो लोग हैं उनको भी अपनी इस तरह की जो गॉसिप है उसके ऊपर कंट्रोल रखना चाहिए। बाहर तो और अब वल्लाह आलम की क्या हकीकत है, लेकिन ये जो सारा इशू है मुनीब भाई, इसमें जो चीज़ सबसे पहले हमें मद्देनज़र रखनी चाहिए वो ये है कि इस वक्त हम खुसूसन पाकिस्तान जिन हालात से गुजर रहा है, हमारी इकॉनमी का बुरा हाल है, मुल्क में महंगाई है, मुल्क में बेरोज़गारी है, आम आवाम इस वक्त सख्त तंग है, सफ़ेद पोश तबका जो है उसकी कमर टूटी हुई है। इन हालात में हमें बैनुल-अक़वामी चैलेंजेस भी हैं, पाकिस्तान के किरदार पे बहुत ज़्यादा सवालात भी उठाए जा रहे हैं, लिखा भी जा रहा है। आपके बहुत से मल्टीपल फ्रंट्स हैं। FATF का आपके सामने एक फ्रंट मौजूद है, उससे पाकिस्तान के लिए निकलना बहुत ज़रूरी है और उसको बतौर एक तलवार इस्तेमाल किया जा सकता है पाकिस्तान के ख़िलाफ़। फिर IMF के साथ हमारी निगोसिएशंस चल रही हैं। जो रीजनल सूरत हाल है, इस सारी सूरत हाल में ये नियत नहीं होना चाहिए, इस सारी सूरत हाल में 6 तारीख को ISPR प्रेस रिलीज इशू करता है, आज 13 तारीख है, दैट इज फाइनल, वो जब भी आता है वो फाइनल होता है। एक हफ्ता गुजर चुका है और इस एक हफ्ते में हमें नहीं पता कि इस वक्त एग्जैक्टली सूरत हाल क्या है। हुकूमती तर्जुमानों के पास भी कोई जवाब नहीं है। मेरे भाई ने कहा कि इस डिबेट की तो जरूरत ही नहीं है। भाई डिबेट की जरूरत क्यों नहीं है? जिस तरीके से हुकूमत चलाई जा रही है, ये डिबेट हफ्ता आपकी मुल्क की सबसे प्रीमियर जो इंटेलिजेंस एजेंसी है उसके सरबराह का जो तकर्रुर है उसके ऊपर पूरी दुनिया में, पूरे पाकिस्तान में बातें हो रही हैं। आप कहते हैं कि इसके ऊपर डिबेट की जरूरत नहीं है। फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस फौज है और आपकी सबसे तगड़ी एजेंसी वो है, उसमें भी बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं कि उनका एक बहुत अहम रोल है। प्रिंसिपली तो वैसे मैं समझता हूं कि और उनकी बड़ी कुर्बानियां भी हैं, लेकिन हमारे यहाँ जो एक सिस्टम के अंदर एक जो फ्लॉ है वो ये है कि हमारे यहाँ जो पॉलिसी है वो इंटेलिजेंस ड्राइव करती है, हालांकि इट शुड बी द अदर वे अराउंड।
कि पॉलिसी शुड बी ड्राइविंग इंटेलिजेंस रादर देन इंटेलिजेंस ड्राइविंग द पॉलिसी, ये हमारे सिस्टम के अंदर एक बहुत बड़ा फ्लॉ है। और वजीर आजम इस वक्त जो करना चाह रहे हैं, मेरी जाती राय में, वो ये करना चाह रहे हैं कि वो उस इदारे के ऊपर एक मुकम्मल कंट्रोल हासिल करना चाह रहे हैं। अच्छा, ये जो अभी आपने बात की कंट्रोल वाली, अब भट्टी साहब ये मैं आपकी नज़र करूंगा। अब ये बात क्योंकि मैंने नहीं की, डार साहब ने नहीं की, जुबैर साहब ने भी नहीं की और खोखर साहब ने तो यकीनी तौर पर नहीं की। ये मुल्क के वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब कुछ फरमा रहे थे, अब ये कुछ दिन पहले की बात है, वो क्या फरमा रहे थे जरा सुनिए। मुझे कोई पाकिस्तानी फौज से क्यों प्रॉब्लम नहीं है, इनको क्यों प्रॉब्लम है? क्योंकि बाकी सारे इदारों को तो ये कंट्रोल करके बैठ जाते हैं। जिनका काम चेक और बैलेंस करना है वो सारे इदारे कंट्रोल कर लेते हैं। एक इदारा रह जाता है, उनको पता है कि पाकिस्तान ISI को सारी इनकी चोरी का पता है, अब उसको कंट्रोल करने की कोशिश होती है और उधर लड़ाई होती है। इसलिए तो नवाज शरीफ की हर आर्मी चीफ से लड़ाई हो जाती है, क्योंकि वो उसको पंजाब पुलिस बनाना चाहता है। नवाज शरीफ का और असद जरदारी का प्रॉब्लम फौज से क्या था? इनको फौज से मसला सिर्फ एक है, क्योंकि उन फौज को ISI को उनकी सारी चोरियों का पता चल जाता है, उनको मेरा सब कुछ पता है, लिहाजा मुझे कोई चीज छुपाने की नहीं है। ठीक से इनको प्रॉब्लम है कि इन्होंने ये चोरी कर रहे होते हैं, इसलिए इनकी कोशिश होती है, जिस तरह नवाज शरीफ ने पंजाब पुलिस को अपना नौकर बनाया, इस तरह इसकी कोशिश होती है फौज को दबाएं। अब बड़ी साहब ये बात वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान कर रहे थे, खोखर साहब आपने कहा कमेंट, मैं सिर्फ एक कमेंट आखिर में ऐड करना चाहता था कि ये जो सारी सूरत हाल है, इसमें जो मुझे नज़र आ रहा है वो कि हाइब्रिड रजीम का जो पिछले 3 सालों से हमारे यहाँ बड़ा उसको टाउट किया गया, तो हाइब्रिड रजीम का ये एक फ्लॉ है कि जिसके अंदर आप ये तो कह सकते हैं उसका जवाब पेश करने के लिए कि जी सेंटर ऑफ ग्रेविटी कोई नहीं है, तो आपको नहीं पता कि आपने किसके ऊपर अटैक करना है। लेकिन उस हाइब्रिड रिजीम का फिर डाउन साइड ये है कि हर शख्स ये समझना शुरू हो जाता है कि बॉस मैं हूं। ठीक है, जब चेन ऑफ कमांड नहीं होती तो फिर हर शख्स समझना शुरू हो जाता है। और अभी सूरत हाल एग्जैक्टली यही बनी हुई है कि दोनों इतराफ ये समझ रहे हैं कि मेरा इख्तियार था और मैं ये कर सकता था। भट्टी साहब आप ये मामला आपने देख लिया, चले सियासत को जरा साइड पे रख लें, गलती है क्या? अब ऑब्जेक्टिवली इसको जरा देखिए। देखिए, पहली बात तो ये है कि वही जो मुस्तफ़ा भाई ने भी बात की, और कि आइडियली इस वक्त ये ना हुकूमत के हक़ में है, ना फ़ौज के हक़ में है, ना हमारे मुल्क के हक़ में है। हम इस वक्त किन मसाइल में उलझे हुए हैं, कौन से प्रॉब्लम्स हम पर पड़े हुए हैं, क्या कुछ यानी नहीं है। बारूद है अफ़गानिस्तान एक तरफ, मईशत बारूद है, तबाही फिरी पड़ी है। स्टॉक एक्सचेंज इन 3-4 दिनों में 1300 पॉइंट, एक पॉइंट पता नहीं 17 करोड़ के कितने को होता है, अरबों डूब गए इस गैर यकीनी सूरत हाल में। पहली बात। दूसरी बात, वो इनलाइटन वो जो आजकल है कि अदलिया हो गया था, मीडिया से भी हो गया था, नैब से भी हो गया था, इलेक्शन कमीशन से भी हो गया था, FIA से भी हो गया था, अपोजिशन से भी हो गया था, इत्तेहादी भी हो गए थे। तो ज़रा हुकूमत ने कहा कि इधर भी थोड़ा सा जमा तफरीक हम कर लें। बात बुनियादी तौर पे ये है कि मुझे बताएं, ये वज़ीर-ए-आज़म का हक़ है, मान लिया कि वो ये जो DGI करते हैं, ये मेरी इतला के मुताबिक 6 महीने पहले से डिस्कस हो रहा था विद चीफ एंड वज़ीर प्राइम मिनिस्टर। फिर 2 दिन पहले जिस दिन ये तबादले हुए उस दिन भी वर्बली डिस्कस हुआ। फिर उसके बाद उन्होंने कहा, वो कह रहे थे कि ये 3 महीने या 6 महीने इनको रखें। उधर बताया जा रहा था कि चूँकि ये अगले चीफ़ की रन में हैं, इनको मिनिमम 1 साल की कोर करनी पड़ेगी। और फिर ये सिर्फ ये नहीं है, जब तबादले हुए उनके वज़ीर-ए-आज़म को आगाह करने के बाद, उसके बाद तबादले जब हुए तो वो NDU से जनरल सईद ने कराची जाना था, कराची से नदीम अंजम ने ISI में आना था, इधर से फैज़ हमीद साहब ने पेशावर जाना था, वहाँ से जनरल नोमान ने NDU में आना था। तो ये एक सर्कल है और ये सर्कल अच्छा। फिर उसके बाद अगर ये वज़ीर-ए-आज़म साहब का था तो अगले दिन हो सकता था, उससे अगले दिन प्राइम मिनिस्टर एंड आर्मी चीफ को बुला के, यानी फ़ौज है, बुला के तो कहते कि ये इस तरह वो हो सकता था। लेकिन ये प्रोसीजर मुकम्मल प्रोसीजर हो रहा है और मुझे अभी जो हमारी इतलात हैं उसके मुताबिक यही है कि 1-2 दिन में ये हल हो जाएगा और अल्लाह करे हल हो जाए, अल्लाह करे हल हो जाए। लेकिन वज़ीर-ए-आज़म साहब ने, मैं पूछना चाहता हूँ, आप सारों के सामने सवाल रखना चाहता हूँ कि वज़ीर-ए-आज़म से ने 3 सालों में कौन सा एक ऐसा फ़ैसला किया है कि जिसको एक छोटे से चीज़ को उन्होंने बुरान ना बना दिया हो। वज़रा मुआमनीन चलो अपने रखने और निकालने छोड़ दें, ताबिश गौर क्यों आए थे, क्यों चले गए, नदीम बाबर क्यों आए, क्यों चले गए, ज़फ़र मिर्ज़ा क्यों आए, क्यों चले गए,
IMF के पास देर से जाना, वो फयाज चौहान चौथी 3 मरतबा क्यों आए थे, चौथी क्यों चले गए, फिरदौस आशिक अवान मरकज़ में क्यों और इधर पंजाब में क्यों, तानिया हैदरस, आमर कियानी। अच्छा, ब्यूरोक्रेसी तबादले, पुलिस तबादले, चीफ इलेक्शन, आर्मी चीफ एक्सटेंशन नोटिफिकेशन, एक पिंग पोंग सुप्रीम कोर्ट में बना दिया। कभी वो वजीर कानून इस्तीफ़े दे रहे हैं, कभी ठट्ठे मजाक चल रहे हैं, कभी उधर जा रहा है, कभी उधर जा रहा है। चेयरमैन नैब से नैब ऑर्डिनेंस तक, सही है, क्या मामले हैं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर को तो वो सुना है कि रखा, वो परवेज़ खटक साहब जो डिफेंस मिनिस्टर की बात, उन्होंने नाम पेश करके तो 7 मुस्लिम लीगी से पूछा कि बंदा कैसा है। हाँ, तो अच्छा, वो चीफ इलेक्शन कमीशन से रखने से निकालने तक, आसिफ खोसा से फायज़ ईसा तक, और नासिर दुरानी से जहांगीर तरीन तक, आज़म सवाती से जुल्फ़ी बुखारी तक, FIA बशीर मेमन पेंशन बंद कर दो, वो चला गया, रिटायर हो गया। उससे वाजिद ज़िया तक, BRT मतलब आप कहते हैं हर फैसले को गलत तरीके से BRT से ममनुआ फंडिंग तक। हम रूस के साथ हैं या अमेरिका के साथ, हम ईरान के साथ हैं या सऊदी अरब के साथ, हम मातीर मोहम्मद उर्दवान के साथ हैं या शहजादा मोहम्मद बिन सलमान के साथ हैं, ठीक है, या फ्रेंच सदर का फ़ोन का क्या मामला था, मोदी तारीफ का क्या मामला था, बाइडन टेलीफोन का क्या मामला था, गंदम, चीनी, LNG, महंगाई, यानी कोई ऐसा इशू नहीं जो छोटा सा था उसको बड़ा बना दिया। मतलब ये वो ऐसा था कि जिसपे 1 घंटे में सारा कुछ हो सकता, लेकिन इसको भी और बदकिस्मती से कॉम्प्लिकेट कर दिया गया, बदकिस्मती से। ब्रेक पे जा रहे हैं। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि भट्टी साहब ने बिल्कुल दुरुस्त निशानदेही की। ये सारे के सारे हुकूमत के जराइम हैं, मिस गवर्नेंस है, लेकिन इस सारी मिस गवर्नेंस को बैसाखियां पिछले 3 साल से किसने प्रोवाइड कर रखी हैं? ये क्यों, ये अगर इस तरह की चीजें अगर हमसे सरजद होती, आने वाले दिसंबर में पाकिस्तान में गैस नहीं है, जिस तरीके से इकोनॉमी मैनेज हो रही है, जिस तरीके से फॉरेन पॉलिसी मैनेज हो रही है, अगर कोई भी और ये खुसूसन इस तरह के जो मामलात हैं, जिस तरह ये हैंडल कर रहे हैं, अगर हम ये करते तो हमें तो चौकों में लटका देते, हमें तो गद्दार और पता नहीं क्या क्या सर्टिफिकेट बांटते थे। तो गुजारिश ये है कि इन 3 सालों की जिम्मेदारी भट्टी साहब ने दुरुस्त निशानदेही की इन तमाम मसाइल की। तो आज हम कम से कम हमें ये ना इनके जराइम जरूर गिनवाए जाए, बताया जाए, लेकिन साथ ये भी बताया जाए कि इनको ये सारी चीजें बैसाखियां जब फराहम की गई, मीडिया का गला घोंटा गया कि मीडिया ये तनकीद ना कर सके, ठीक है, तो ये सारी चीजें भी जो है इनके फिर भट्टी साहब भट्टी साहब ब्रेक ले लो, मैं वापस आता हूँ। जुबैर साहब भी इंतजार कर रहे हैं, डार साहब ब्रेक के बाद प्रोग्राम का मोशन नहीं तोड़ना ना, मैं ब्रेक मुझे कहा जा रहा है, बात करते हैं। देखियो ना, एक हमने सुना था कि साईं उस्मान बुज़दार को निकलवाना चाहते थे, इस्टेब्लिशमेंट निकाला, तानिया हैदरस को फौज ने रखाया, आसिफ फिरदौस आशिक अवान को फौज ने रखवाया, ताबिश गोर को फौज ने रखवाया, गंदम एक्सपोर्ट कर दो, फौज ने कहा था एक्सपोर्ट कर दो, गंदम इंपोर्ट कर दो, LNG का ना करो, टाइम पे LNG महंगे पे ना करो, ना करो। और दूसरी बात है, इस पे तो खोकर साहब को खुश होना चाहिए कि सिविल गवर्नमेंट के साथ फौज मौजूद है, अगली आप आएंगे तो आपके साथ मौजूद होगी फौज। कोई ये इंडिया की फौज है या अमेरिका की फौज है? बहुत अच्छे, जबरदस्त। एक ब्रेक जी, वापस आते हैं। जुबैर साहब भी इंतजार कर रहे हैं और डार साहब के पास तो पता नहीं क्या कुछ है कहने के लिए अपने डिफेंस में। एक ब्रेक के बाद जब किसी महफिल में बहुत बातें हो जाती है तो एक शख्स होता है जो भरा हुआ बैठा होता है और तैयार होता है जवाब देने के लिए। वो इस वक्त पोजीशन है उस्मान डार साहब की। डार साहब जवाब दें। देखिए, बात ये नहीं है, कुछ फैक्ट्स हैं। आप पहले खुद बात कर रहे थे कि तैनाती के हवाले से या पोस्टिंग ट्रांसफ़र के हवाले से जो मरियम नवाज साहिबा ने एक बयानिया दिया जी के जिन्नात और तोता वो फाल जो निकलती है उसके ऊपर जो वो बात कर रही थी, और फिर जो भी रिवर्टल आया हमारी तरफ से, पहले मैं एक चीज़ क्लियर करना चाहता हूँ आपके नाजरीन को। आज तक ना ही हमने कभी बख्तावर भुट्टो साहिबा के बारे में बात की है, ना आसफा भुट्टो के बारे में बात की है, ना ही मरियम नवाज साहिबा की एक बहन है, मुझे तो उनका नाम तक नहीं पता क्या है। तो वो तमाम इन पॉलिटिकल फैमिलीज़ के लोग जो पॉलिटिक्स का हिस्सा नहीं है, कभी आज तक तनकीद का निशाना नहीं बनाया या ऐसी बातें नहीं की। ठीक है। तो एक खतून अव्वल के बारे में एक खतून नहल मैं समझता हूँ जो हैं वो बातें कर रही हैं, नहल हैं अदालतों से, और फिर वो उनको ये लोग ड्रैग करते हैं। हाँ, और ये फिर कहना जी इदारों के इंस्टीट्यूशंस के आज तकद्दुस की बात की जा रही है। मुझे खुशी हो रही है PMLN वाले आज हमारे आर्मी चीफ के तकद्दुस की और उनका जी इदारे के तकद्दुस की बात कर रहे हैं, फिर उनकी पोजीशन की बात कर रहे हैं, DGISI की बात कर रहे हैं। मुझे बड़ी खुशी, और ये क्लिप आपने इन लोगों के रिकॉर्ड का हिस्सा रखने हैं, क्योंकि चंद दिनों के बाद
ये फिर वही करेंगे जो ये करते आ रहे हैं। क्या करेंगे? फिर ये इदारों को तनकीद का निशाना बनाएंगे, इसी अजीम पाक फौज के खिलाफ ये जहर उगलेंगे, इसी आर्मी चीफ को भी देखिएगा किस तरह के खिताबात ये देंगे, फिर DGI की ये लोग बात करेंगे, सिर्फ सियासत कर रहे हैं। थोड़ी सी आप भी थोड़ी सी एहतियात किया करें ना, हैंडल विद केयर होता है ना जरा। चीज देखे अगर 48 घंटे में, एक तो आज देखिए एक चीज सोशल मीडिया पे आती है और सोशल मीडिया से ड्राइव करके वो मीडिया पे आ जाती है। एक डिबेट की मैं बात कर रहा हूँ ना, जो भी एक गैस वर्क चल रहा है जी, ये शायद इस वजह से एक समरी का प्रोसेस रुक गया या नोटिफिकेशन नहीं किया गया। जब प्राइम मिनिस्टर या आर्मी चीफ मिलते हैं और वो एक नुक्ते के ऊपर आपस में इतफाक कर लेते हैं और एक प्रोसीजर जो रुका था वो स्टार्ट कर दिया जाता है, तो मैं समझता हूँ इस डिबेट से आगे जाने वाली बात है। और जिसको वो कंट्रोवर्शियल करने की कोशिश कर रहे हैं इन चीजों के साथ जिन्नात और अच्छा, मरियम नवाज शरीफ साहबा ने एक और बात की ना, उन्होंने कहा कि मियां नवाज शरीफ बनने की कोशिश ना करें, वो जिद्दोजहद से बंदा बनता है। मतलब वो मेरे ख्याल में उनको लग रहा है कि इमरान खान साहब भी कह रहे हैं वोट को इज्जत। देखिए एक तो अल्लाह ना करे साढ़े जो कोई भी मियां नवाज शरीफ बने, जो अल्लाह माफी दे उनका हाल है, जो वो पूरी दुनिया में दरबदर हो रहे हैं अपनी करतूतों की वजह से। तो हमें तो कोई शौक नहीं है। मैं मरियम साहिबा को जियो के प्रोग्राम कैपिटल टॉक से पैगाम देना चाहता हूँ, पाकिस्तान तरीके इंसाफ का कोई वर्कर तक भी ये नहीं सोचता, ना ही हम ख्वाब में ऐसा सोच सकते हैं। देखें अच्छा। इन्होंने दो बातें वहां की, एक इन्होंने कहा जी कि शेर का वो लबादा उड़ने से या वो शेर नहीं बन जाता, और मैं इन्हें पैगाम देना चाहता हूँ कि शेर का इंतहाबी निशान होने से भी शेर नहीं बनता। अगर मियां नवाज शरीफ हकीकी शेर होते तो आज इस मुल्क में होते, मुल्क छोड़ के नहीं भागते। अच्छा, हमारी अजीम पाक फौज को ये लोग आए रोज टारगेट करते हैं, आए रोज। आप देखें वो हमारी अजीम पाक फौज जिसके जवानों ने अपनी जानों के नजराने इस मुल्क के लिए पेश किए, ये खून का कतरा नहीं दे सकते। जान का नजराना तो दूर की बात है। जब भी बुरा वक्त आता है, मैं समझ तो ये वो सियासी कछुए हैं, जिस तरह एक कछुआ जब उसके ऊपर अटैक किया जाए वो अपने आप को खौल में ले जाता है। जान का नजराना तो फौज ही देती है। जब भी इनके ऊपर बुरा वक्त आता है ये मुल्क छोड़ के भाग जाते हैं। वैसे ये कहना जी कि हम हकीकी शेर हैं, तो फिर मियां नवाज शरीफ को क्या यहाँ आए। अच्छा, दूसरा एक सेकंड ठहरिएगा, इन्होंने आज कहा जी हमारे ऊपर जेली केसेस किए गए हैं। मैं मरियम नवाज साहिबा से पूछता हूँ, क्या जेली ट्रस्ट डीड नैब लेके आई थी? क्या जेली कैलबरी फॉन्ड नैब लेके आई थी? क्या जेली कतरी खत नैब लेके आई थी? क्या इनका जो जेली बयानिया था जी ये हैं वो जराए जो आज तक कौम के सामने नहीं आए? अच्छा, क्या वो नैब लेके आई थी? बजाय के एक फैशन शो करने के अदालतों के बाहर। यार अब ये भी गलत बात है ना। अब ये मजे का खेज बात है, फैशन शो। यार को अच्छे कपड़े पहन के कहीं जा रहा है और वो सियासी रहनुमा तो गल भी ना करे। नई बात करे ना आके, नई बात क्या, उसकी मर्जी है, वो जो मर्जी बात करे यार। चेहरे घिसे पिटे बयानिए के साथ बाहर आ जाते हैं साहब, और फिर यार किसी सियासतदान के ऊपर ये पाबंदी नहीं लग सकती कि वो मीडिया के ऊपर जाकर या प्रेस टॉक में क्या बात करे। काबिले एतराज गुफ्तगू नहीं होनी चाहिए, अपनी बात करने का सबको हक है। जुबैर साहब किसी रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस में रसीदें निकलेंगी। अच्छा चले जुबैर साहब मुझे सिर्फ सर ये बता दें, आज आप जब इदारों के तकद्दुस की बात कर रहे हैं तो इनका सबसे बड़ा एतराज यह है कि भाई आप किस मुंह से ये कर रहे हैं? आपके तो लीडरान ट्वीट्स के अंदर, प्रेस टॉक के अंदर नाम ले लेकर फौज के सरबराहान और इदारों के ऊपर तनकीद करते हैं। आपके साथ एक सवाल मैं भी कर लूं? जी कर लें, जुबैर साहब इकट्ठा जवाब दे देते हैं। जुबैर भाई एक सवाल मेरा भी, मुस्लिम लीग नून की पॉलिसी है कि गुजरांवाला जलसे से लेकर अब तक के महंगाई के जिम्मेदार तुम हो, तो क्या मैं आइंदा से अपने हर टॉक शो में नवाज शरीफ नहीं, क्या मैं आपका सवाल कर रहा हूँ? क्या सर मैं आपको सवाल कर रहा हूँ, सवाल एक मेरा के ऊपर डिस्कशन हो नहीं नहीं नून लीग, क्या आइंदा से मैं भी ये करूं कि नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, बात करके मुस्लिम लीग नून बहुत अच्छा। जुबैर साहब को देते हैं, जुबैर साहब दूर बैठे। अच्छा जी जुबैर साहब, उम्मीद मैं आपकी समझ गया हूं। पहले प्रॉब्लम जो है ना, सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है कि ये जो प्राइम मिनिस्टर है ना, ही इज अ सिलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर, और वहां से प्रॉब्लम शुरू हुआ है। जब आप किसी को सिलेक्ट करके बिठाते ना ऊपर, और उसकी जद्दोजहद शुरू होती है 30 अक्टूबर 2011 से, और वो उसको जगह जगह मोहरे, और कल जहांगीर तरीन ने उसका एक तो इशारा दे भी दिया, खुले अल्फाज में दे दिया कि कैसे पंजाब की हुकूमत बनाई गई थी और फेडरल हुकूमत के पीछे क्या करामात थे बनाने में और उनको बिठाने में। तो सबसे पहले जब सेलेक्ट किया जा रहा था तो ये भी नहीं देखा गया कि भाई क्रिकेट खेलना एक चीज़ होती है और मुल्क चलाना एक अलग चीज़ होती है। ना उनमें कॉम्पिटेंस है, आई एम सॉरी टू से, ना उनमें कोई कैपेबिलिटी है, ना कैपेसिटी है। अभी मैं आपको सिंपल सी बात बता देता हूँ। आप सोचें कि इस मुल्क के फैसला साजी कैसे होती है,
और क्या इस मुल्क को उनके हवाले किया जा सकता है? एक हफ्ते में एक नोटिफिकेशन नहीं ठीक होती। अगर ये कॉर्पोरेट सेक्टर हो ना तो ये आधे घंटे का काम है, आधे घंटे का काम है, स्वाय इसके कि ये तस्दीक की जाए। अब आप ये जो मुस्तफा खोकर ने बात की थी कि LNG में सिर्फ एक इशारा दे रहा हूं कि आपको पता है नवंबर दिसंबर में हमारे पास LNG नहीं होगी। क्यों? क्योंकि ये नाअहल हुकूमत है, इनको काम आता ही नहीं है, ऊपर से करप्ट हैं, पैसे भी भरते हैं क्योंकि फर्नेस ऑयल से चलाएंगे बिजली, वो महंगी भी होगी और जेबें भी भरी जाएंगी। तो मसला इतना गंभीर है कि उसको किस तरफ से जाके देखा जाए। आज उस्मान डार ने ये तो मान लिया कि जी तज़यीक हमने अब की है, ये पहले करते थे। यही कह रहे हैं ना वो कि जी ये याद रखना, भाई याद क्या रखना, आप अपना जवाब दें कि आप बैठे क्या चीज सर ट्वीट्स वगैरह पे गौर करें, आप भी कर रहे हैं। आप उस्मान ओ भाई, तो उस्मान डार ने तो एक्सेप्ट कर लिया ना, क्या एक्सेप्ट कर लिया जी हम कर भाई, ये आपकी ख्वाहिश हो सकती है। सुन लें, अच्छा नहीं अब सुन लेना, सुन तो ले, ये बात मैंने की नहीं है, वैसे मेरे नाम पे लगा रहे हैं। मैं तो आप मुझे सीरियसली भट्टी साहब भी गवाही देंगे, मुझे दुनिया का कोई मुल्क उठा के देख लें, और ये जो बार बार कहते हैं ना अजीम पाक फौज के चीफ की एक्सटेंशन थी, उसके साथ आपने हशर क्या किया था? पूरी दुनिया में तमाशा बनाया, पूरी दुनिया में आपके लॉ मिनिस्टर से लेके बाबर अवान से लेके वजीर आजम से लेके प्रिंसिपल सेक्रेटरी से लेके किसी को ये नहीं पता था कि इसको हैंडल किस तरह, हम इसको पूरा चाबियां पकड़ा दी उसको मुल्क चलाने के लिए। असल मसला तो स्टार्ट ही वहां से हुआ जब उसको सिलेक्ट किया गया। भाई किसी और को कर ले, अगर पीटीआई को ही देना था तो किसी और को दे देते भाई। अच्छा उसको शाह महमूद कुरैशी को दे देते, वो खटक साहब को दे देते, वो डिफेंस मिनिस्टर से तो ज्यादा अच्छा ये चला लेते। ठीक है, अच्छा कमाल है, एक के बाद दूसरी चीज होती चली जा रही है। मैंने आपको LNG की सिर्फ एक एग्जांपल दी है कि इस मुल्क में सौदा नहीं हो सका क्योंकि इतने नाहल हैं कि, और बार बार होता है, हर महीने होता है, लेकिन बाज नहीं आते क्योंकि जेबें। जुबैर साहब आपकी बात मैं समझ गया, इनकी तनकीद जुबैर साहब ये है कि आप नाअहल नहीं होंगे आपके मुताबिक, लेकिन आप भी इदारों की इज्जत नहीं करते, और जहां पर आपको सूट नहीं करता आप भी इदारों को नेम कॉलिंग करते हैं, उनके सरबराहान। ये आपकी डेफिनेशन है कि इज्जत नहीं करते। मेरी डेफिनेशन नहीं है, वो मियां साहब गुजरांवाले के जलसे में कुछ कहते हैं, मेरी डेफिनेशन है, या कोई ट्वीट में कोई लिख देती है मरियम नवाज शरीफ साहब, तो मेरी डेफिनेशन है। पहली बात तो ये है कि जी जुबैर साहब, वो जुबैर साहब का सिग्नल ड्रॉप हुआ। एक ब्रेक के बाद वापस आते हैं। एक नुक्ता सर बयान करते हैं। ब्रेक भाईजान ले लो, ब्रेक ले लें। अब यहाँ ब्रेक लेने के लिए बढ़ती थी, खास तौर पर जहाँ भट्टी साहब और फुली चार्ज खोकर साहब हुए। ब्रेक के बाद वक्त कम और मुकाबला साहब। जी खोकर साहब आप कुछ कहना चाह रहे थे? जी मैं सिर्फ इतना कहना चाह रहा था कि जहाँ तक इस गुफ्तगू का ताल्लुक है कि एक फरीक जो है वो ज़्यादा पाक फौज से मोहब्बत करते हैं और बाकी जो हम भी इस मुल्क के शहरी हैं, हम सब करते हैं। हाँ, हम कोई काम करते हैं। गुजारिश ये है कि आप एयरफोर्स की एग्जांपल ले लें, यूनानिमिटी है पूरे मुल्क में कि हम सब और जो आज से 1.5 साल पहले उन्होंने भारत के साथ किया, वी फेल प्राउड। अच्छा, अब गुजारिश ये है कि अब अगर आप कानून बनवाएं, आपको याद होगा कि आज से 6 महीने पहले एक कानून एक साहब ने टेबल कर दिया, और अभी बाय द वे सुना है कि वो दोबारा जो लीगल रिफॉर्म्स आ रही हैं उनके अंदर शायद फिर ऐड हो रहा है कि जी कि अगर आप इज्जत नहीं करेंगे तो आपको सजा दी जाएगी इतना अरसा। तो इज्जत तो वो होती है जो लोग दिल से करते हैं, जबरदस्ती किसी से इज्जत करवाई जाती है। हमारे इदारे हैं, हम वी आर प्राउड ऑफ देम, लेकिन जब वो कभी सियासत के अंदर इंटरवेंशन करते हैं, जब पॉलिटिकल रोल इख्तियार करते हैं, तो पॉलिटिक्स इज सच अ बिजनेस कि फिर उसके नतीजे में फिर गुफ्तगू तो होती है। फिर एक फरीक जिसके पलड़े में आप वजन डालेंगे तो बाकी सारे फरीक जो है वो फिर उसके ऊपर किरदार के ऊपर तनकीद तो करेंगे। जोरे बाजू पे हुकूमत कर रहे हैं खोखर साहब, आप क्या करते हैं? वो कहते हैं हम तो, अगर आप समझते हैं कि अपने, मैं नहीं कहता, वो कहते हैं मेरे पे ना डाला करें यार, वो कहते हैं वोट की ताकत से कर रहे हैं। वो देखिए ऐसे करके बताया, वोट की ताकत से। देखिए मेरे तरह पाया करो भाई, उन्होंने इस मुल्क के निजाम से हम सब बखूबी वाकिफ हैं कि हमारे यहाँ एस्टेब्लिशमेंट का एक रोल है, ठीक है, और हर इलेक्शन से पहले वो रोल एक्सरसाइज होता है। एक पार्टी मखसूस मंजूर नजर हो जाती है और फिर सब इलेक्टेबल, ये सारी कार्रवाई से हम सब वाकिफ हैं। अच्छा। और हम सबको पता होता है, ये सिर्फ हम टीवी टॉक शोज पे बैठ के ऊपर गुफ्तगू नहीं करते, लेकिन जब हम यहाँ से बाहर निकलेंगे तो आप और मैं इसके ऊपर हमारा इत्तेफाक होगा। गुजारिश ये है कि इस सारे माहौल में ये मुल्क
इस तरह बनाना रिपब्लिक की तरह नहीं चल सकता। सर आप ठीक है, अल्लाह ना करे आज हम 22 करोड़ हैं, आज से 10 साल बाद हम 30 करोड़ पे खड़े होंगे। इस अवाम के जमे गफीर को हमने सेहत भी देनी है, हमने तालीम भी देनी है, इंफ्रास्ट्रक्चर भी बनाना है, अपनी सिक्योरिटी भी मेंटेन रखनी है। हमारे बड़े चैलेंजेस हैं। अगर हम ये चीजें, ये गुफ्तगू जो हम आज 74 साल 73 साल बाद बैठ के कर रहे हैं, ऐसे नहीं हो रही है, तो मैं और आप 10 दफा एग्री कर चुके हैं। खोकर साहब बस गुजारिश ये है कि इतनी बात पर तो आप भी एग्री करेंगे ना, फिर मैं भट्टी साहब के पास जाऊंगा कि चाहे किसी भी मामले पर एग्जीक्यूटिव डिसीजन मेकिंग हो, उस फैसले में भी एहतियात बरतनी है, और अगर आप अपोजिशन में हैं और हुकूमत अगर आपको तनकीद भी करनी है तो अब जबान के इस्तेमाल में भी एहतियात करनी है। ये इतनी बात में तो एग्री किया जा सकता है कि आपने ये काम नहीं करना कि आप जाकर लताड़ना शुरू कर दें, नेम कॉलिंग शुरू कर दें और वो करना शुरू कर दें। तो बात ये है, डार साहब कर दें तो अपना डिफेंस है ना भट्टी साहब, लेकिन क्या मामला सिर्फ ये है कि इन्होंने कोई फैसला ऐसा कर दिया जो कि इनको समझ नहीं आई, या आपको लगता है ये खुदा न खास्ता इनकी कोई बदनीति है, या इनमें कैपेसिटी नहीं है, जो कि बार बार जुबैर साहब कह रहे हैं कि ये बहुत नाअहल है? किस इस मामले में ये जो ऑब्वियसली बाकी तो आपने गिनवा दिए, बाकी तो आपने गिनवा दिए ना, बाकी तो वो सारे वो पूरे करवा दिए, लेकिन इस मामले में मुझे लगता है कि इसको इतना लंबा नहीं होना चाहिए था 6 तारीख को। और पहले मैं फिर एक मरतबा कह रहा हूँ कि 6 महीने से ये डिस्कशन जारी थी, क्योंकि ये पोस्टिंग ट्रांसफर्स होनी थी। एक है प्रोसीजर, एक है क्राइटेरिया फौज का अपना, उसमें क्राइटेरिया कि किसने आगे रिटायर होना है, किसने चीफ की रन में जाना है, उम्मीदवारों में से एक उम्मीदवार होना है, उसने किसने कोर कर लिया, किसने स्टाफ कर लिया है, वो फौज का एक प्रोसीजर है कि और सबको पता था कि अच्छा अब ये प्रोसीजर नहीं, तो ये गुफ्तगू अहम क्यों है? ये गुफ्तगू अहम जो अभी आप मेरे से कुछ देर पहले सवाल कर रहे थे कि ये अपने उससे जीत के आए, ये गुफ्तगू अहम इसलिए कि यहाँ पर असर रसूख है। तो हमें अपने हमारी सियासत ये पूछे, हमारी सियासत में असर रसूख है। अच्छा इनसे ये पूछे, गुजारिश ये कि हमें इस माहौल को तब्दील करना है। देखिए मैं इनसे अगले रोज भी ये बात कर रहा था, ये रिसेंट खुशाब का इलेक्शन हुआ है यार, 280 पोलिंग स्टेशन में से 235 वोट इनके निकले हैं। क्या वहां वोट इनके किसी ने निकाल लिए? और भाई दोनों जमातों को हम कह रहे हैं जाकर एनर्जी लगाएं अपनी पार्टीज में, टॉक शोज में ना लगाएं। तो आज वोट की ताकत से यहाँ बैठे हैं, आप जाकर अब ये कहते हैं हमारे वोट आपने जैसी ताबेदारी का भरम भरा, प्रोग्राम में जाके पहले ना यो जाके मुक्का लगाया करें और कहा करें हम अपने जोर पे खड़े हैं। ये जो मर्जी कहते हैं इंशाअल्लाह ताला ये लगे रहे हैं। अच्छा आज मैं कह रहा हूँ जाकर अपनी पार्टीज में मेहनत करें। सारे जुबैर साहब हालिया देखें जरा, अभी जो बहावलपुर में हुआ है, खास तौर पे मैंने खोकर साहब मैं कह रहे हैं जो शीन और मीम टकराई है बहावलपुर से, डंडे सोटे आज तक नहीं हमने देखा पार्टी के नीचे इस तरह गुथम गुथा वर्कर्स हो गए 2 लीडर्स की वजह से। ओ भाईजान वो तो शीन में टकरा रही है, आप तो अपने फैसलों से पंजाबी में कहते हैं ना खुद आके टकरा रहे हैं, बज रहे हो, की कर रहे हो। एना दी यही खुशफहमी रहने के शायद कुछ लब जाएगा, हमने ये लड़ पड़ेंगे, शायद ये हुकूमत गिर जाएगी, मुझे पता है। और बड़ी आपने बात में मुझे पका रहे हैं, मैं बताऊं आपको। बड़ी साहब जल्दी बता दे, मैं ऑलरेडी आज जुबैर साहब ने भी जिंदगी में पहली दफा कहा भाई मैं सुन लिया तेरी गल, मैंने बोलने दे। आज खोकर साहब भी नहीं बोलने दे रहे, उस्मान साहब मैं तो आपको वक्त लेके मैंने कहा है कि जी आपका सवाल करने में खोकर साहब नहीं बोलने दे रहे। हां मैं नहीं बोल रहा, साहब भी मतानी चलवा दे। खोकर साहब आज फॉर्म में पॉलिटिकल बहुत ज्यादा। और खोकर साहब ने मैंने इनसे पूछा भी था कि सुबह उन्होंने कहा बहरहाल भट्टी साहब जल्दी से आप अगर खोकर साहब की इजाजत हो तो मैं कुछ बोल लूं। लो जी इजाजत हो, भट्टी साहब बेचारे मासूम आज तो बैठे हुए हैं। अच्छा आज पता चल गया कि कोई मासूमियत का फायदा 3 प्रोग्राम और करेंगे, उनको बहुत मौका मिलेगा। अच्छा और तीनों में जुबैर साहब मेरे साथ होंगे और फिर भी कहेंगे भट्टी साहब को बोलने नहीं दे रहे मुझे। अच्छा नहीं जी जुबैर भाई अच्छा नहीं बड़ी बड़े अफसोस की वजह है बात मुकम्मल मेरा वोट ही बट्टी नहीं है। हां नहीं एक मिनट बैठना, मैं भट्टी साहब के साथ बात एक मिनट मुकम्मल एक बुला ही लिया तो मौका दे। ए अगर ये उस्मान साहब शुरू में 10 दिन दे तो मैं नजर नाल हो जाना। आपने कुछ नहीं बात करी, जुबैर साहब फिर जुबैर साहब सर वाइंड अप कर दे प्लीज, आखिरी बात कर दो जी सारा वाइंड। जी मैं एक चीज की वजाहत कर दूं जो उस्मान डार साहब कह रहे थे मरियम नवाज के हवाले से, वो जो जिन कोर्ट्स ने दिया था ना वो उनको हम कैंगरू कोर्ट्स ही कहते हैं, जिन्होंने कन्विक्ट किया था मरियम नवाज को। 2 दफा आप जेलों में डाल चुके हैं, क्या हुआ? 4 साल हो चुके हैं। ये हमारा सवाल बनता है आपसे, सर इन्हीं कैंगरू कोर्ट्स ने आपको रिलीफ भी दिए, इन्हीं कैंगरू कोर्ट्स की वजह से नवाज शरीफ साहब लंदन में है, इन्हीं कैंगरू कोर्ट्स की वजह से मरियम नवाज साहब बाहर बैठ के रोज करती हैं, इन्हीं कैंगरू कोर्ट्स की हमजा बार है, शहबाज बाद है। इस तरह तो ना किया करे ना सर, कड़वा कड़वा तू मीठा मीठा हप
ये तो ना भट्टी करें साहब, ना। बात कैंगरू फॉर्म कोर्ट में आ गए भट्टी नहीं साहब। नहीं नहीं, ये- जुबैर नहीं साहब, नहीं बात ये सुन कौन लेना। सी आप बात कर रहे हैं? आराम पढ़े से लिखे बात आदमी सुन आप लेना। खुदा के फॉर्म में आ लिए गए। यार, ये तो अबे ना भाई, अपनी अदालतें हैं, कौन से कैंगरू क्या कोर्ट? सीना भट्टी साहब दा टाइम पांच दो। देखे ने ना, पांच वाइंड अप कर मरियम दो। नवाज साहबा अरे, की इवन फील्ड में जमानत पे सुप्रीम कोर्ट ने 5 एतराज़ात चलाने उठाए थोड़ा थे, लेकिन होगा, फिर भी चलाने जमानत दे दी। थोड़ा। आज ये कैंगरू कोर्ट्स कह रहे हैं, कैसी यार बात भट्टी करते हैं? साहब तो बात ही नहीं करने बात देते। कैसी, मैं क्यों बात करने दूं? आप अदालतों पे इस तरह हाय कैंगरू हाय हाय कोर्ट्स हाय हैं? भट्टी साहब के दिल को खुदा लगे। के लिए एक मिनट। अदलिया पे कभी चढ़ जाते ओए, हैं, कभी ओए, कहीं ओए, पे चढ़ अरे, जाते चले, हैं। फौज के ऊपर वाले बुरे हैं, नीचे वाली पाक फौज अजीम अच्छा है। भट्टी साहब, भाई वैसे ये बात भट्टी साहब, शहबाज टॉक शरीफ शो नवाज हो शरीफ रहा बुरे है, कोई हैं, लड़ाई मुस्लिम थोड़ी लीग हो रही अजीम है। है, ये मानेंगे? ये ये मानेंगे? ये ये कैसी इस तरह बातें की- करते हैं? इस कैंगरू तरह की- कोर्ट्स देखो, मरियम नवाज बाहर किस वजह, इनको तो बाहर आने, कोई मुहस्सन यार। मुआशरा होता है सारी उम्र अंदर। अच्छा भट्टी खुदा साहब, के- आपने बीच में टीटियों यार, वाले ये बाहर, कौन सा तरीका है इवन यार? फील्ड अच्छा, वाले अच्छा, बाहर, एक मिनट अकामे कोई वाले 10 बाहर। वॉल्यूम अच्छा, वाले एक मिनट, बाहर, भट्टी साहब। सारे बाहर तर्जमानियां किसकी हो रही हैं? भट्टी खुदा साहब। के लिए कैंगरू कोर्ट्स ना किया करें इस तरह के अच्छा अल्फाज इस्तेमाल चले, करते हैं। आखिरी लफ्ज, आखिरी बात प्लीज। अच्छा बोल दिया ना 50 दफा तो बोल दिया आपने यार, दूसरे को भी बात करने देना। ये कौन सा भाई तरीका है? आपके मुंह से कैंगरू कोर्ट्स मैंने मतलब सुना तो आपने मुझे बोल बड़ी दिया हैरत हुई 50 है। दफा एक ही बात अच्छा, एक रिपीट बात, कर रहे हैं, मुझे please। एक दफा तो बात करनी अच्छा थी। जुबैर साहब आप कर लें, जुबैर साहब कर लें प्लीज। भाई मैं सिर्फ ये कह रहा था, हम उन कन्विक्शंस को नहीं मानते बिकॉज वो कन्विक्शंस किसी बेसिस पर नहीं है। अगर आप ये कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने डिस्क्वालीफाई सही किया था नवाज शरीफ को, तो बिल्कुल गलत किया था। 100% वो कोई ठीक किया बेसिस था। ही नहीं था जिस बेसिस पर कन्विक्शन की थी। 100% ठीक चले, किया था। हम उस बहस पे जनाब आते हैं। स्पीकर दूसरी बात गलत, ये है कि कतरी आप जब खत कहते हैं गलत, ना- ट्रस्ट डीड गलत, झूठा किसी चले सवाल ठीक है का भट्टी जवाब साहब, ऐसे बात बात तो बात किसी खत्म एक है, सवाल फिर ये का कहीं जवाब और ही मामला देते चला कतरी जाता है। खत पर कर देते किसी एक disqualify। सवाल का यार जवाब वक्त नहीं खत्म हो दिया गया। खुदा के लिए। कतरी कोई खत ना पर करे कर इस तरह। देते ना disqualify उन्होंने फिर। कहा अच्छा जिन्हों- वक्त खत्म हो गया। मैं तमाम मेहमानों का शुक्रिया अदा करूंगा जी। यहाँ पानी के ग्लास भी एक्सचेंज हो रहे हैं। प्रोग्राम आपने देखा, फीडबैक दूसरी जगह देखने का शुक्रिया। खुदा हाफिज़।